वैसे ऐश्वर्या आज भी मुझे बहुत मारती है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से इस हद तक आ गई हूं कि मुझे खुद को मारना आता है। अब आप ही बताइए, हम औरतें, क्या मेरी जिंदगी में यही लिखा है कि मैं सारी जिंदगी अपने पति से मार खाती रहूंगी? मुझे रोज रोज तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारा साथ न मिलता तो मैं अब तक आत्महत्या कर चुका होता। मैंने अपनी बहन वंदना का हाथ पकड़ लिया और कहा, डर है कि तुम फिर से अपने मुंह से ऐसी बात कहोगी। मलिक, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ न हो। मैं दीपक से बात करूंगी। रोटी पाकर वह बोली, मुझे तुम्हारे पति पर बहुत शर्म आती है। मैं सोच भी कैसे सकती थी कि वह हर समय हमारे साथ ऐसा ही रहता है। वंदना घर आती जाती रहती है। नहीं वंदना, दीपक ऐसा नहीं है ऐसा कुछ मत सोचो। वंदना, तुम अपने पति को तलाक क्यों नहीं दे देती? अपनी जिंदगी से छुटकारा पालो। उसने तुम्हें ऐसे इंसान को क्या दिया है? लड़ाई झगड़े के अलावा क्या पता मलिक, वंदना ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान किया हो। मुझे अजीब नजरों से देखा और खाने लगी। वर्षा, तलाक के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास जाने के लिए भी जगह नहीं है। मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। आखिर वो सही बात तो कह रही थी। अच्छा ठीक है, तुम उठो, मुझे अपना मुंह दो, मैं तुम्हारे लिए खाना। लगता है इतना कहकर मैं किचन में खाना निकाल कर आ गया। मैं खाना निकाल ही रहा था कि अचानक दीपी घर में आ गया। उसके आते ही वंदना रो रही थी और दीप के सामने अपने पति शौर्य की शिकायत कर रही थी। खाना खाने के बाद दीपक बाहर चला गया और वंदना के पति का भी फोन आ गया। संगीत, गाजर, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जब भी वंदना ने मुझसे ये कहा तो मैंने गुस्से में कहा, वंदना, तुम्हारा पति तुम्हें इसलिए मारता है क्योंकि तुम जाती हो और उसकी धमकियों में एक बार उसके सामने भी अगर तुम अपनी हेकड़ी दिखाओ तो सुधर जाएगा। वंदना बोली, वर्षा, अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो मैं जरूर उन्हें हेकड़ी दिखाती, पर मैं बहुत बेबसी हूँ। मैं तो बस मलिक से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दे ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए। वंदना की गुर्जर जैसी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा, पर मैं 6 काम करके भी अपनी बहन का दर्द कम नहीं कर पाई। वंदना की मौत के बाद मैं रसोई में आकर बर्तन समेटने लगा, लेकिन मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। मुझे लगा कि मेरी बहन वंदना के बिस्तर पर सोने के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं सारा काम छोड़कर सोफी के ऊपर आकर लेट गया। मुझे पता ही नहीं चला कि तभी मेरी आंख लग गई। फिर जब दीपक मेरे बगल में बैठा था तो उसने मुझे अपनी तरफ से हिलाते हुए कहा, क्या बात है वर्षा, तुम कभी ऐसे नहीं सोई? सब ठीक है ना? मैं आंखें मिलाते हुए उठ बैठी। मैंने खड़े हुए व्यक्ति की तरफ देखा तो दंग रह गई। मैं पिछले 4 घंटे से वहीं सो रही थी। मैंने दीपक से कहा, घबराहट हो रही है, इसीलिए मैं सोफे पर लेट गई और पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गई। मेरी हालत देखकर दीपक घबरा गया। मैंने दीपक से कहा, पर मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है। दीपक बोला, ऐसा तो होना ही था, जब तुम रसोई में कम समय बिताओगी तुम्हारी तबीयत ऐसी ही रहेगी। तुम्हारी बहन वंदना कौन से साल बाद आई है जो तुम उसके खातिर हफ्ते में 2 बार इतना समय निकालती हो? तो यह वही जाति है जो वंदना के बड़े भाई की है। मैं दीपक से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उसे इतना चक्कर आ रहा था कि मैं बैठ गया और दीपक ने कहा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने पूरे मन से डॉक्टर की बात मान ली, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। एक दिन सनी और वह मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने मुझे बताया कि मैं और दीपक खुशी से उठ गए हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूँ।
लेकिन साथ ही उसने यह भी बताया कि माँ और दोनों बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, उन दोनों का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। डॉक्टर ने मुझे सबसे अच्छा बताया, संगीत। प्यार मिल गया था, इसलिए हम दोनों बहुत खुश थे। मैं और दीपक दोनों अस्पताल से घर वापस आ गए। दीपक ने मुझसे कहा, वर्षा तुम आज के बाद घर के किसी भी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाओगी, मैं नीचे वाले घर से किसी को अपने पास रखूंगा। मैंने दीपक को नीचे रखने के लिए हामी भर दी। दीपक बोला, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला, बस चुप रहो। मैंने दीपक की बात पर हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा, जो तुम्हारा दिल करे करो। मलिक ने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी थी, इसीलिए मैं अपनी माँ के बारे में किसी करीबी से बात करना चाहता था। मेरी माँ, तुम मेरी और वंदना की शादी के कुछ दिन बाद हो। मेरी एक बहन इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से वंदना को फोन किया। मैंने अपनी बहन वंदना को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया और वह बहुत खुश हुई। उसने खाना पीना शुरू कर दिया। इस मुश्किल समय में तुमने इतनी अच्छी खबर सुनी है कि मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, इसलिए दीपक चाहता है कि मैं घर की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख लूं। मेरी बात सुनकर वंदना की आंखों में वासना भर आई और मेरे बटन को काटते हुए बोली, अगर तुम्हें बड़ा नहीं लगता तो एक बात बताऊं। मैंने कहा, हाँ हाँ बताओ, क्या बात है। तुम घर के काम के लिए किसी और को रख लो या मुझे ही रख लो, मैं तुम्हारे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बदले में मुझे मेरे पैसे दे देना। घर का खर्च भी अच्छे से चल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मालिक तुम वंदना का काम मत करो, तुम मेरे घर में नौकरानी का काम कम ही करते हो, वैसे भी तुम मेरे घर पर ही मेरी देखभाल करने आ जाते हो, हम दोनों का थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। वंदना थोड़ा डर कर अपने घर चली गई। शाम को दीपक जब ऑफिस से घर आया तो उसके साथ नौकरानी भी थी। उसने मुझसे कहा कि आज से घर का सारा काम वो अधेड़ उम्र की औरत करेगी। मुझे सही लगा, दीपक की बात पर सहमति जताई। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जब रात को हम सोनी को डिनर पर ले गए तो उसने मेरे और वंदना के बीच हुई बातों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने दीपक से पूछा, अगर वंदना मेरे घर आना चाहे तो क्या तुम मुझे आने दोगे? दीपक ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे, बहन का प्यार वर्जित है, पर पुरानी बातें मैं नहीं भूल सकता। अभी के दिनों की बात करोगे तो सब समझ जाओगे। दीपक के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रहा था कि बहन के बारे में सारी बातें बताने की क्या जरूरत थी। काश मैंने अपनी बहन को यह नहीं बताया होता कि बटन, संगीत, मेरी नौकरानी दिनरात सारा काम करती है और मैं आराम करता रहता हूँ। मुझे बहुत खाली समय मिलता है। मैं अपने समय में अपनी बहन से बात करता हूँ। हम दोनों ने साड़ी पहनी हुई थी और बहुत देर तक बातें की। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दीपक मेरे पास आया और मुझे खाने लगा। वर्षा ने कहा कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं डर गया और पूछा, क्या बात है, कौन सी समस्या? उसने कहा, मुझे 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं तुम्हें ऐसी स्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इसलिए मैं क्या करूँ? दीपक का हाथ पकड़ लिया। पढ़ते पढ़ते उसने कहा, तुमने क्या यूक्रेनी रखी है? मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगा। दीपक मेरी तरफ देखता रहा और फिर बोला, अगर मेरी मजबूरी न होती तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। संगीत, बहुत अच्छा होता। मैं दिन भर वंदना का इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आया। लेकिन शाम को मेरी नौकरानी ने मुझे बताया कि सर,
आपकी बहन वंदना आपसे मिलने आई है। वंदना का नाम सुनते ही मैं खुश हो गया। मैंने कहा उसे अंदर भेजो। वंदना चाम मुझसे मिलने आई। तब मैंने उसकी हालत देखी। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उसके चेहरे पर जगह-जगह चोट के निशान थे और बाल बिखरे हुए थे। वह रोते हुए मुझे खाने लगी। वर्षा, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा घर अब टूट चुका है। तुम ही इकलौती संतान हो सकती। मेरे पति ने आज मुझे बहुत मारा और कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। ऐसे मुश्किल वक्त में मैं किसका सहारा रहूंगी? संगीत। अगर आज ये फैसला नहीं लिया गया तो मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। अपनी बहन की हालत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और हम दोनों किसी बहाने से वंदना के घर चले गए। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह मुझे एक कमरे में ले गई। बोली, मेरे पति इस कमरे में हैं। अब तुम ही हो जो उन्हें शक्ति समझ रहे हो। बोली, हाँ, चिंता मत करो, मैं यथासंभव प्रयास करूंगी। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के पास गया, वंदना ने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था कि मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि कमरे के अंदर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आज से 4 साल पीछे चला गया क्योंकि ये 1 साल पहले की बात है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कमरे में बैंड के साथ था और रोकर अपनी माँ को बुला रहा था। जब वह कमरे से बाहर आया तो वर्षा मुझे खाने लगी। आज तूने जो कुछ भी किया है, हम बच्चे उस कहानी को सुनाने के लायक नहीं हैं। मैं तेरा पिता हूँ। मैं तुझे क्या बताऊं? मैंने कहा माँ, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। माँ बोली, बकवास बंद कर वर्षा, और इसके बाद एक शब्द भी मत बोलना क्योंकि तेरे पिता घर पर आ गए हैं। तुझे बोलने लायक नहीं रहना चाहिए। मैं सच में डर गई थी, इसीलिए चुप रही। पापा जब घर आए तो मैं दोनों बहनों से पूछने लगी, तभी मुझे वंदना की आवाज सुनाई दी। वंदना और मैं जुड़वा बहनें थी। वंदना पापा के पास बैठ गई और खाना खाने लगी। क्या हुआ पापा? मैं हूँ ना, पापा ने कहा। हाँ मत लो, वो तुम्हारी इज्जत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तभी माँ की आवाज आई, चुप हो जाओ वंदना, जब तुम पापा के लिए खाना लेकर जाती हो। पापा ने कहा, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बात है वंदना? पहले मुझे पूरी बात बताओ। मैं कमरे में बैठा था और ये सब बातें सुनकर हैरान था। मंत्रा ने कहा, पापा मैंने वर्षा को अपने हाथों से पकड़ लिया है। ये सब देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे कमरे में कैद कर लिया है। पापा मैं तुम्हें एक बात बताऊं वर्षा, बचपन में मरना जरूरी है, वरना भविष्य में मैं तुम्हारी इज्जत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कुछ डर और सन्नाटा था। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सामने पापा खड़े थे। मैं वहां था। उन्होंने मेरा हाथ पढ़ा और मुझे उठा लिया। ऐसा लग रहा था कि आज पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आए और खाने से पहले मुझे पानी पिलाया। मैंने कई हाथों से गिलास पकड़ा और पानी पीने लगा। पानी के बाद पापा ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है घर में, कौन सा किम का ड्रामा चल रहा है? मैंने उसके बटन पर खाना लगाया और ऋण मिला। वो बोली, पापा सच में मैं आपकी दोषी हूँ। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, पहले अपनी गलती बताओ। मैंने कहा, पापा आपने जो मोबाइल फोन मुझे और वंदना को दिया था उस पर मैंने फेसबुक आईडी बनाई थी। फेसबुक पर मेरी मुलाकात दीपक नाम के एक लड़के से हुई। मैं उससे बात करने लगी। हम बटन में ही बात करते थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
फिर उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अब रात होते ही हम दोनों फोन पर बात करते हैं, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन आज जब मैं उससे बात कर रही थी तो बहुत मग्न थी। मैं नहीं देख पाया कि कमरे में कौन आया था, क्योंकि बातचीत कुछ इस तरह की थी। उसने मुझे बताया कि उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब वह अपने परिवार में हमारी शादी के बारे में बात कर सकता है। हम दोनों इसी तरह बातें करते रहे। हम दोनों रुके हुए थे, तभी अचानक वंदना आई और हमारी बातचीत सुन ली। उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। पापा बोले, वर्षा, रात को इस तरह किसी अजनबी से बात करना बुरा लगता है, तो तुम तो अच्छे से जानती होगी। मैंने सहमति में सर हिलाया। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, पापा, दीदी गई थी। पापा बोले, ठीक है, मैं लड़के से इस बारे में बात करूंगी। मैंने कहा, पर फोन तो वंदना, संगीत के पास है, फोन लाओ। मैं कमरे से बाहर गई और वंदना से बोली, मोबाइल, संगीत, मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बहुत तोड़ दूंगी अगर तुमने दोबारा मोबाइल का नाम लिया तो। मैंने कहा, ये मोबाइल नहीं है, पापा मांग रहे हैं। मेरी बातें सुनकर उन्होंने फोन रख दिया और फिर बोले, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ में दिया। मैंने दीपक का नंबर डायल किया और कहा, मेरे पापा आपसे बात करना चाहते हैं। पापा और दीपक दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। पापा ने कहा, बेटा, मुझे पता चला है कि तुम और वर्षा एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ, दीपक ने दूसरी तरफ से क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। पापा ने फोन रख दिया और मुझसे कहा कि मैं लड़का तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगले 12 दिनों में उसके घरवाले तुमसे मिलने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मैं खुश हो गई। इधर मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर ले आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय पापा ने माँ से भी यही बात कही कि कल लड़के वाले वर्षा को देखने आने वाले हैं। पापा की बातें सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मैंने वंदना को देखा। दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मेरे घर पर ही रह रही थी। अगले दिन एक बड़ी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी और लोगों का मोहल्ला देखकर मैं हैरान रह गई। दीपक के परिवार का रहन सहन देखकर मैं बहुत ही अच्छे लोग थे। दीपक के परिवार वाले, मेरे पिता और माता दोनों ही मुझे बहुत पसंद करते थे। इस तरह से मेरे और दीपक के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। मैनेजमेंट मेरा दुश्मन बन चुका था। उन्होंने इस रिश्ते को होने से रोकने की हर संभव कोशिश की थी। मेरे रास्ते में कई बार झगड़े हुए। संगीत बड़ी धूमधाम से हुआ और मैं दुल्हन बनकर आई। दीपक बहुत अच्छा था। मैं उससे बहुत खुश था। पिता बनकर उसका दिन तोड़ दिया था। पर माँ, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन अचानक वंदना मेरे घर आई और मुझे हम दोनों की आर्थिक गलतियों के बारे में बताया। अब वंदना अक्सर हमारे घर आती थी। उसने मुझे बताया कि उसका पति अच्छा इंसान नहीं है, वह शराबी है और उसका पिता उसे मारता पीटता है। दुख सुनकर मुझे राहत मिली। जब भी दीपक को पता चलता कि वंदना घर पर आई हुई है तो उसे वंदना की हरकतों पर बहुत गुस्सा आता, पर मेरी बात को समझते हुए वह कहता, वर्षा, तुम्हारी बहन अभी भी नहीं बदली है, वह वैसी ही है। मैं इस बात पर अड़ा हुआ हूँ। उनसे कहता कि अब तो बादल छा गए हो, तुम बेवजह अतीत का बटन अपने दिल में दबाए बैठी हो। पर आज जब वंदना ने एक बार फिर मुझे अंधेरे में बांधा तो मुझे विश्वास हो गया कि यह सच है कि अगर मैनेजर कमरे की दीवार पर गिर जाए तो लाल निशान पड़ जाएंगे। रंगों में लिखा था कि आज रात तुम मेरे पति की दुल्हन बनो। यह सब देखकर हम कांपने लगे। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे सामने मेरा देवर खड़ा था। उसे देखते ही मैं डर गई और अपने सिर पर हाथ रखकर आगे बढ़ गई। वर्षा उसे रखते हुए खाने लगी।
आप चिंता मत करो, आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। मैं उसकी बटन से हैरान रह गई। एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोली, मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मैंने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो इसे रखती है। एक लंबी गहरी सांस ली और फिर बोली, वर्षा, जिंदगी मेरी वंदना पर एक छोटा सा आरोप लगता है। मैंने आज तक उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। शायद वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं अपने जीजा शौर्य की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि जब आज मैं घर आई तो उसने मुझे खाना शुरू कर दिया। मैं आपका एक गिफ्ट रख रही हूँ, जाकर कमरे में देखो। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कमरे में आ गई, पर जब मैंने आपको देखा तो हैरान रह गई। सपने में भी समझ गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वंदना अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे जीजा शौर्य मुझे घर ले गए, पर जैसे ही मैं घर आई तो सामने का नजारा देखकर चौंक गई, क्योंकि मेरी बहन ने मेरे पति का कपड़ा पहना हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था, तभी वंदना की नजर हम पर पड़ी। वो डर गई। दीपक घबराकर मेरे पास आया और पोस्ट किया, तुम कहाँ चले गए? मेरी बहनों ने दीपक का बटन दबा दिया। ये सब जानने के बाद दीपक ने मुझसे कहा, वर्षा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि अपनी बहन से दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम कुछ समझती ही नहीं।